देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले हम आपको देश के अलग अलग प्रदेशों और देश के बड़े शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश और प्रदेश में कोरोना का अभी का हाल क्या है और आंकड़े क्या कहते हैं। आपके राज्य में क्या आंकड़े हैं, आपके शहर में क्या आंकड़े हैं, कोरोना कहां तक पहुंचा है, उसकी तमाम डिटेल्स भी दिखाएंगे। सबसे पहले भारत का हम जिक्र कर लेते हैं, जहां पर 24,447 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। ये पूरे भारत का आंकड़ा है और मौत का आंकड़ा 780 का है भारत में कोरोना वायरस का। अब देश की राजधानी दिल्ली में 2,514 संक्रमितों का आंकड़ा है, वहीं 53 की मौत भी हो चुकी है। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में काफी तबाही मचाई है कोरोना वायरस ने। 6,817 संक्रमित और 301 की मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश 1,621 संक्रमित यहां पर हैं, 25 की मौत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 1,846 संक्रमित और वहीं 92 की मौत। सबसे ज्यादा इंदौर में बुरा हाल है मध्य प्रदेश में। राजस्थान का आंकड़ा आपके सामने, 2,034 संक्रमितों की संख्या, 32 की मौत राजस्थान में हो चुकी है। गुजरात में 2,815 और 127 की मौत हो चुकी है। 2,815 संक्रमित है यहाँ। तमिलनाडु में 1,755 संक्रमितों का आंकड़ा है, तो 22 की मौत हो चुकी है। अब मुंबई का हाल देख लीजिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल मुंबई में है। 4,205 संक्रमित सिर्फ मुंबई में है और 167 लोगों की मौत मुंबई में हो चुकी है। इसके साथ पुणे में 934 संक्रमित, 62 की मौत। भोपाल में 360 संक्रमित, 62 की मौत। इंदौर में 1,029 संक्रमित, 55 की मौत। और जयपुर में 776 संक्रमित, 18 की मौत। लखनऊ में 176 संक्रमित और 1 की मौत। तो देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट मिल चुकी है। दुकानों के लिए गृह मंत्रालय का आदेश जारी कर दिया गया। 100 सेकंड में ये पूरी खबर और इसके मायने क्या है वो आपको समझाते हैं। लॉकडाउन के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर आई है। देश में आज से शर्तों के आधार पर दुकानें खुलेंगी, लेकिन बाजार बंद रहेंगे। इससे देश के लाखों दुकानदारों को राहत मिलेगी। ये दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इन दुकानों में 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं काम करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में गृह मंत्रालय की शर्तों को सरलता से समझिए। सभी दुकानों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकान और ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि इस आदेश में शॉपिंग मॉल्स और व्यापारिक कॉम्प्लेक्स और बाजार को खोलने की इजाजत नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि आज से देश में व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी। जाहिर है, लॉकडाउन की वजह से सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत देने का बड़ा फैसला किया है। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने तमाम व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में ये कहा गया है कि व्यापारी शर्तों के साथ अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इनमें वे दुकानें शामिल हैं जो रिहायशी इलाकों के पास में है, स्टैंड अलोन दुकानें हैं। इस फैसले के मुताबिक नगरपालिका निगमों और नगरपालिका की सीमा के भीतर आने वाली दुकानें आज से खुलेंगी। इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने जरूरी कदम उठाते हुए स्कूली किताबों की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा बिजली पंखे की दुकानों को भी प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है और इस बार बुज़दिल पाकिस्तान ने सभी हद को पार करते हुए कोरोना की मार झेल रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग उस वक्त हुई जब ये लोग प्रशासन से राशन लेने के लिए जा रहे थे। 100 सेकंड में ये पूरी खबर जानिए। गोलियों के निशान, दीवारों में छेद, धड़कते मकान, भागते लोग, दहशत में इंसान। पाकिस्तान की कायरता के ये सबूत हैं। नापाक हिमाकत की गवाही। हर तस्वीर इंसानियत के दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर धब्बा है। ये तस्वीरें बाजवा की कायर फौज पर कलंक हैं।
इमरान खान के बुज़दिली के सबूत हैं। तस्वीरें नौशेरा सेक्टर इलाके की है, जहां रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इस दौरान रिहायशी क्षेत्र में एक जानवर की मौत हो गई, जबकि कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का सेना ने माकूल जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी में LOC से सटे भवानी क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना सेर, मकड़ी, नम कडाली, खंभा झागड़ क्षेत्र में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान की कायरता उस वक्त और शर्मसार हो गई जब कोरोना पीड़ितों को राशन बांटा जा रहा था, तभी सीमा पार से स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया। डर है, यहाँ पर तो गोले की शेलिंग इतनी आती है कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हम तो भाग करके तो थक जाते हैं। इधर यहाँ पर ही गोला जब पड़ते हैं तो वहाँ पर ही छुप जाते हैं, तभी होता है। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। लॉकडाउन की वजह से राजौरी प्रशासन का स्टाफ सरहदी इलाकों के लोगों को राशन वितरित करने जा रहा था, तभी गोलीबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारी वहां से वापस चले गए और सरहदी इलाके नौशेरा के लोग राशन लेने से वंचित रह गए। ये पूरा मंजर TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद है। एक एक तस्वीर पाकिस्तान की हिमाकत का लाइव सबूत है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कोरोना से मौत का आंकड़ा छिपा रही थी। सच सामने आया और खुलासा हुआ तो ममता सरकार की फजीहत भी हुई। 100 सेकंड में पूरी खबर देखिए। সর্বমোট ওরা 57 ডেথ অডিট করেছেন। 18 ডেথ ওরা বলছেন কোভিড জন্য হয়েছে, আর 39 ডেথ কোমরবিড কন্ডিশন জন্য হয়েছে, যেটা ইমিডিয়েট কজ অফ ডেথ আছে। सुना आपने, पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 57 है। इससे पहले सरकार ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 18 लोगों की मौत हुई है। अब बंगाल सरकार ने मृतकों की संख्या में 39 मौतों का इजाफा कर दिया है, मतलब दुगने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। लेकिन ये सच भी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने ऐसे ही नहीं उगला। इसके लिए केंद्रीय टीम को बंगाल जाकर वहां पूरी पड़ताल करनी पड़ी और फिर आनन फानन में ममता सरकार के डेथ ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR सतपथी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की मौत पर 3 अप्रैल 2020 को बनाई गई विशेष समिति ने 57 ऐसे मामलों की जांच की, जिसमें यह पाया गया कि इन मरीजों ने कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण दम तोड़ दिया। इस समिति ने अस्पतालों की ओर से भेजे गए बेड हेड किट, इलाज की हिस्ट्री, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज समेत सभी जरूरी कागजातों की जांच की। इन जांचों से पता चला कि इनमें 18 लोगों की मौत कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। अन्य 39 लोगों की मौत का मुख्य कारण कोमॉर्बिड की स्थिति थी और कोविड-19 उनकी मौत से जुड़ा हुआ एक कारण था। दरअसल गृह मंत्रालय ने एक बार नहीं 2 बार सख्ती से चिट्ठी लिखकर बंगाल सरकार को आगाह किया कि कमेटी के काम में बाधा डालना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन होगा और इसी वजह से ममता सरकार चूहे बिल्ली के इस खेल को और खींच नहीं सकी और आंकड़े को संशोधित कर दिया। इसके बाद पूरा सच देश के सामने आ गया। और दिल्ली के लिए आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि कोरोना के मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक परिणाम देखा जा रहा है। दिल्ली के 2 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिलने वाली है। कोरोना से डट कर मुकाबला कर रही दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए पहली स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हुई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिन 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, उनमें से 2 मरीजों को जल्द छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की भी सेहत में सुधार हो रहा है। उम्मीद है ये लोग भी जल्द ठीक हो जाएंगे। LNJP अस्पताल, केवल LNJP के लिए हमें परमिशन मिली थी कि LNJP अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। दिल्ली के लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शुरुआती नतीजे उत्साहवर्धक हैं, लेकिन अभी कोरोना का इलाज नहीं मिला है। बस उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है, जो कोरोना से ठीक हो गया और आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाए और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाए, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के ब्लड से ही प्लाज्मा निकालकर कोरोना के पेशेंट का इलाज किया जाता है। जो मरीज कोरोना से हाल ही में उभरे हैं, उनके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज वायरस से लड़ने वाले प्रोटीन बनते हैं जो माना जाता है कि ताउम्र रहते हैं। ये एंटीबॉडीज
ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। इस प्लाज्मा को दवा के रूप में इस्तेमाल के लिए अलग किया जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो खून में मौजूद प्लाज्मा के अंदर रोग प्रतिरोधी तत्व एंटीबॉडी हैं। ये उन लोगों के खून से निकाला जा सकता है जो कोरोना वायरस को हरा चुके हैं। यही तत्व दूसरे संक्रमित शरीर में डाला जाता है, जिससे उसका शरीर भी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है। कोरोना के बढ़ते हुए संकट को अब भी लोग हल्के में ले रहे हैं। दिल्ली के कल्याणपुरी की तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर पुलिस को देखते ही ऐसे लोग रफू चक्कर हो गए जैसे बीच बाजार कोई बम फट गया हो। सिर पर पैर रखकर भागना शायद इसे ही कहते हैं। न कोई बम फटा है, न कोई हमला हुआ है। देखते ही देखते पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। सेकंडों में पूरा बाजार खाली। सब्जी वाला, ठेला वाला, पैदल वाला सब भाग खड़ा हुआ। तो आखिर हुआ क्या? बाजार खाली होने के बाद तस्वीरें जो सामने आई, उसके बाद माजरा साफ हुआ। जी हाँ, ये पुलिस वाले थे, कोरोना वॉरियर्स, जिनके डर से सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे लोग भाग खड़े हुए। किसी को कोई फिक्र नहीं थी, कोई कायदा कानून नहीं। पुलिस का खौफ ऐसा कि देखते ही देखते मधुमक्खी के छत्ते की तरह लोग भाग खड़े हुए। एक बार फिर देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी की हैं, जहां की सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने यहां के लोगों की कोरोना को लेकर बेफिक्री को साफ कर दिया है। कुछ और तस्वीरें देखिए। जहां तक गलियों में नजर जाएगी, हर कोई घर के बाहर है। घर में रहने, सुरक्षित रहने की नसीहत की कैसे खिल्ली उड़ाई जाती है, कल्याणपुरी के गली मोहल्ले वालों से पूछिए। आदमी हर कोई परेशान है लॉकडाउन में। बहुत परेशानी सबके घर में। कोई यूँ कहता है कहीं आटा बटता है, कहीं तेल बटता है, तो पब्लिक एकदम इकट्ठी हो जाती है। उसकी वजह से थोड़ा सा ये चल रहा है। वैसे यहाँ की पब्लिक मानती भी नहीं। फिर पुलिस वाले डंडे न चलाएं तो क्या करें? सोशल डिस्टेंसिंग को तोते की तरह रट्टा मरवाया गया, लेकिन लोगों को जैसे आदेश की कोई फिक्र नहीं। मन की करेंगे, मनमानी करेंगे। क्या छोटे क्या बड़े, हर कोई मस्ती में है, अपनी धुन में है। पुलिस की सख्ती फिर क्यों न हो। हैरानी की बात है कि कब लोग समझेंगे कि कोरोना से जंग किसी एक की नहीं है और अकेले ही लड़ाई से ये जंग जीती नहीं जा सकती। कल्याणपुरी के लोग भी ये समझ ले कि मिलकर चलने में ही कल्याण है, वरना कोरोना की कयामत से कोई रोक नहीं सकता। कोरोना से जंग में कुछ मस्जिदों की भूमिका अब भी शर्मनाक है और ताजा मामला है बहराइच का, जहां लोग सामूहिक नमाज के लिए इकट्ठे हुए। 100 सेकंड में देखिए बहराइच के ऐसे नमाजियों की ये शर्मनाक तस्वीर। न इन्हें अपनी जिंदगी की परवाह है, न तो किसी दूसरे की फिक्र। सामूहिक रूप से ये नमाज अता करने पहुँचे थे, अल्लाह की इबादत करने के लिए जुटे थे। इंसानियत को ताक पर रखकर एक के पीछे एक खड़े हैं ये, जिन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। ये तस्वीर है बोंडी के हिडवा कला मस्जिद की, जहां लोग सामूहिक नमाज के लिए जमा हुए थे। जुमे की नमाज के लिए तोड़ा लॉकडाउन। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाने में इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखा गया। सीख देने की कोशिश की गई, लेकिन सीख लेने की तनिक भी परवाह होती तो तबलीगी जमातियों की हरकतों से ये सीख ले चुके होते और इंसानियत के बारे में सोचते। लेकिन अक्ल पर पत्थर पड़ जाए तो क्या कहा जाए। एक मस्जिद में 23 लोगों की एक साथ नमाज अदा करने की सूचना थी, क्योंकि सामाजिक रूप से कोई इस तरह का आयोजन। तबलीगी जमातियों की हरकतों से क्यों नहीं लिया कोई सबक? नमाजी कौन सा हिडन एजेंडा चला रहे हैं? कानून को ठेंगा दिखाने की बार बार कोशिश क्यों? तबलीगी जमातियों के लोगों की कारस्तानी देखने, सुनने और समझने के बाद भी अब भी मस्जिदों में सामूहिक रूप से लोग जमा हो रहे हैं। इबादत के नाम पर सरकार से खुली अदावत क्यों? राष्ट्र कोरोना की महामारी की चपेट में है, लेकिन इस जमात को क्या कहा जाए, जिन्हें लोगों की बेवक्त हो रही कोरोना से मौत पर न शर्म आती है न समझ। आखिर कोई तो है जो इन्हें बरगला रहा है। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हैं, फिर ये मस्जिद के ताले क्यों खुले हैं? कैसे एक साथ लोग जमा हो रहे हैं? माना जुमे की नमाज जरूरी है, लेकिन लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर आखिर इन्हें ये गंवारा कैसे है? मरकज वाले मौलाना साद अब हवाला कांड में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी के सोर्सेस के हवाले से खबर है कि मौलाना साद के 5 करीबियों से पूछताछ हुई, जिसमें एजेंसीज को कई अहम सुराग हासिल हुए हैं। मरकज वाले मौलाना साद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गुरुवार को शामली में मौलाना के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की थी, तो अब मौलाना साद पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
खबर है कि मौलाना साद को समन किए जाने से पहले ईडी ने मौलाना के 5 करीबियों से पूछताछ की है। मौलाना साद के करीबियों से ईडी ने मरकज की फंडिंग से जुड़े कई सवाल पूछे हैं। मरकज के लिए पैसा कहां से आता है? मरकज की फंडिंग कौन संभालता है? मरकज के लिए आया पैसा कहां रखा जाता है? इस बीच यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि मौलाना को विदेशों से खूब फंडिंग होती थी। इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट के देशों से मौलाना साद को डोनेशन मिलती थी। विदेशी फंडिंग विदेशी करेंसी में होती थी, जो हवाला के जरिए मौलाना साद तक पहुंचती थी। डोनेशन का कुछ हिस्सा बैंक में भी रखा जाता था। 11 अलग अलग बैंक खातों में पैसा रखा जाता था, जिन खातों को मौलाना साद के करीबी ही चलाते थे। क्राइम ब्रांच जल्द से जल्द मौलाना साद तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि निजामुद्दीन से निकले जमातियों के साथ साथ मरकज से कई और राज भी बाहर निकलने लगे। मौलाना साद के बैंक अकाउंट में पैसों का फ्लो अचानक बढ़ने के बाद फिर से सवाल किए गए थे, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिल पाया। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित बैंक के अफसरों ने भी मौलाना साद के लोगों को बुलाकर उसके बैंक अकाउंट से जुड़े हुए सवाल पूछे थे, लेकिन उस वक्त भी बैंक को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे। मरकज और तबलीगी जमात की फंडिंग के पीछे कौन है? विदेश में बैठे मौलाना का आका कहां छिपा है? और अब तक कितनी दौलत मौलाना के अकाउंट तक आ चुकी है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए मौलाना तक पहुंचना जरूरी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इससे पहले मौलाना साद को पूछताछ से पहले कोरोना जांच कराने को भी कहा था, लेकिन मौलाना ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। लॉकडाउन के बीच राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने वाली योगी सरकार अब अपने मजदूरों को भी दूसरे राज्यों से बुलाने की तैयारी में है। और इसके लिए क्या सरकार की योजना है, आपको 100 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। जी हां, ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 11 के साथ हुई बैठक में दिए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि दूसरे राज्यों में 4 दिन का क्वारंटीन पूरा करने वाले यूपी के मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर इसका पूरा रोड मैप बनाकर 3 दिन में पेश किया जाए। अधिकारियों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे राज्यों के लिए नामित नोडल अधिकारियों को दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। सीएम ने नोडल अफसरों से दूसरे राज्यों की सरकारों से बात कर उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बॉर्डर तक छोड़ने की व्यवस्था कराने की बात कही। सरकार की योजना है कि बॉर्डर पर ही सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए और जो भी संदिग्ध मजदूर हो उसकी पूल टेस्टिंग के लिए सैंपल भी वहीं कलेक्ट किए जाएं। इसके बाद बॉर्डर से ही मजदूरों के लिए अलग अलग जिलों की बस चलाई जाएगी, जिससे मजदूरों को उनके घर तक छोड़ा जाएगा। सरकार की योजना है कि मजदूरों के संबंधित जिलों के शेल्टर होम में भी 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कराया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाए। घर छोड़ने से पहले सरकार सभी मजदूरों को राशन किट के साथ साथ 1-1 हजार रुपये भरण पोषण भत्ता भी देगी। राजस्थान के कोटा में फंसे प्रदेश के छात्रों को लाने वाली यूपी सरकार के लिए ये फैसला भी चुनौतियों से भरा है। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अभी तक 5 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में अभी भी प्रदेश के करीब 10 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि मजदूरों को घर वापसी के बाद रोजगार भी मिले। इसके लिए अधिकारियों को 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं अजमेर में कोरोना की चेन बड़ी चुनौती बन चुकी है। 100 सेकंड में आप समझिए कि आखिर कैसे अजमेर कोरोना के जाल में फंसता चला गया। कोरोना वायरस से प्रभावित राजस्थान का नया हॉटस्पॉट अब अजमेर शहर बन गया है। यहाँ मुस्लिम मोची मोहल्ले में पॉजिटिव पाए गए राशिद नाम के युवक से कई लोगों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। राशिद बिहार का रहने वाला है। राशिद फेरी लगाने का काम छोड़कर लॉकडाउन में सब्जी बेचने का काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान कई लोगों के संपर्क में आया। अजमेर में इसी की वजह से कोरोना की चेन फैल गई। हालांकि राशिद की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही मुस्लिम मोची मोहल्ले में 20 अप्रैल से ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ सर्वे और जांच का काम शुरू कर दिया। मोहल्ले के करीब 350 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। पहले ही दिन 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार को मिली रिपोर्ट में यहाँ 35 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2 दिन में 79 संक्रमितों के साथ बुधवार शाम तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 103 तक जा पहुंची। अब तक मिले पॉजिटिव मामलों में 79 मरीज मुस्लिम मोची मोहल्ले क्षेत्र के ही हैं। ये पूरा इलाका सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह से लगा हुआ है। शुक्रवार की स्थिति ये है कि अजमेर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 106 का आंकड़ा पार कर गई। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम दिन रात यहां लोगों के सैंपल लेने में जुटी है। 5 गाड़ियां 108 की और 4 बड़ी बसें
लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए लगाई गई हैं। खास बात यह है कि राशिद की कोरोना चेन से सिर्फ वही लोग प्रभावित हुए हैं जिनके घरों में राशिद के साथ रहने वाले दोस्त के परिजन काम करने जाते रहे। अगर ये संक्रमण दरगाह क्षेत्र तक पहुंच जाता तो स्थिति शायद और खराब हो सकती थी। अब मोची मोहल्ले को हॉट स्पॉट घोषित करने के बाद शहर के 4 थाना क्षेत्रों क्लॉक टावर, कोतवालीगंज थाना और दरगाह थाना क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जयपुर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का एपिसेंटर बन चुका है। आखिर क्यों भीलवाड़ा मॉडल यहां पर काम नहीं कर रहा, और इस पर मंत्री प्रताप सिंह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी जितेश जेठानंदानी ने। मेरे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खास बातचीत करते हैं। प्रताप जी, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, फिर क्या कारण है कि कोरोना का एपिसेंटर जयपुर बन गया है? रामगंज का 1 किलोमीटर का दायरा जिसमें आप लगातार कोशिश भी कर रही है सरकार, क्या कारण है कि भीलवाड़ा का मॉडल वही महा कर्फ्यू यहाँ पे लगाया लागू नहीं हो पा रहा? देखिए, पूरे राजस्थान में राजधानी जयपुर हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। चुनौती बनने का कारण है जयपुर में जितनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उससे सरकार भी चिंतित है, आम आदमी भी चिंतित है। नो डाउट भीलवाड़ा पूरे देश में मॉडल बना, और भीलवाड़ा मॉडल ही हमने अब रामगंज में अपनाया। रामगंज में जो एक व्यक्ति ओमान से आया था, आप आश्चर्य करेंगे, जो व्यक्ति ओमान से आया उसके मोहर लगी हुई थी। गलती तो शुरुआत तो वहां से होगी जब हवाई अड्डे लॉकडाउन करने की बात हम कर रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि भारत को इस वक्त हवाई अड्डे लॉकडाउन कर देने चाहिए। भारत में कोरोना कहां से आया? बाहर से आया, विदेशों से। ये जो व्यक्ति आया ये भी विदेश से आया जो रामगंज में आया। एक ने स्प्रेड किया ये 500-700 लोगों में, अकेले ने। उसको हवाई अड्डे के अधिकारियों ने, भारत सरकार के महत्तम अधिकारियों ने ये कहा कि अपने घर में लॉकडाउन हो जाना। ऐसे होता है क्या कोई? बार बार हम कहते रहे, आप दिल्ली में जो भी हवाई अड्डे पे उतर रहे हैं लोग, जितने भी हवाई अड्डे पर, उन सबको आप लॉकडाउन करो। ज्यादा से ज्यादा ये आंकड़ा 20,000 पे जाता, 25 दिन तक आप रखते। वो आया, उसने सब जगह स्प्रेड कर दिया। रामगंज हमारे लिए चुनौती है। अब आने वाले 2-3 दिन में आप देखना बिल्कुल डाउन आएगा, क्योंकि हमने ये जगह चिन्हित हो गई कि कहाँ कहाँ पर ये फैल रहा है, कौन सी गलियां। आपने खुद ने देखा होगा, उस एरिया को हमने सबको लॉकडाउन किया है। पूरी हमारी तैयारी चल रही है, और राजस्थान में काम हम स्पेशल कर रहे हैं। हम चाहते हैं किसी भी कीमत पर कोरोना खत्म हो। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कोरोना से निपटने का मास्टर प्लान शेयर किया है। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद अब भोपाल में भी कोरोना से हालात खराब हो रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये तीनों यहाँ पर लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आपने विभाग संभाला है, किस तरह से अब रूपरेखा बनी है इसको कंट्रोल करने? पहले तो काले साहब, मेरा एक प्रार्थना है आपसे। देखो, 2 बातें हैं, संक्रमित की संख्या बढ़ना और मौत की संख्या कम होना, ठीक होने वालों की संख्या बढ़ना। दोनों बातें कहिए आप। या थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा है, 10 पर 10 जो था हमारा वो 5 पे आ गया, और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं ये 2 पे आएगा, 3 पे आएगा बहुत जल्दी। मौत का आंकड़ा घटा है, संक्रमित का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन ये धीरे धीरे नियंत्रण में आता जाएगा। आज हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं और उसके कारण से पूरी तैयारी है। हमारे पास वेंटिलेटर भी पर्याप्त है, PPE की किटें भी पर्याप्त हैं, मास्क भी पर्याप्त हैं, हमारे पास डॉक्टर भी पर्याप्त हैं, जांचें भी हो रही हैं। रिपोर्ट्स जल्दी आए इसके लिए क्या कर रहे हैं? 8,000 के करीब पेंडिंग है अभी भी, जो कि रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है। 3-3, 4-4 दिन में अगर रिपोर्ट आती है तो आपको लगता है स्पीड बढ़ाने की जरूरत है? स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, और हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी कल वहाँ भी हमने चालू कर दी, एक भोपाल में और आ गई है, तो लगातार बढ़ जाएंगी। उज्जैन वाली भी RD की कुछ दिक्कत है क्या है, उसे भी आज सॉर्ट आउट करके उसको भी चालू करा दें। लेकिन हमारे प्रयास युद्ध स्तर पे चालू हो गए हैं। प्रयास युद्ध स्तर पे चल रहे हैं, और इसको लेकर के रूपरेखा भी मध्य प्रदेश सरकार तैयार कर रही है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो और मौतों का आंकड़ा कम हो। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ के धमतरी के सैकड़ों ग्रामीणों की जान पर एक और आफत मंडरा रही है। सिहावा इलाके में जब तेंदुए ने हमला किया तो क्या हुआ, 100 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए।
हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, हर तरफ मची है लोगों की चीख पुकार। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी के सिहावा इलाके की हैं, जहां लॉकडाउन में एक नई आफत ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। इलाके में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन किसी न किसी पालतू जानवर को ये तेंदुआ अपना निवाला बना रहा है। दिन भर तेंदुआ गांव के पास ही पहाड़ियों पर डेरा जमाए रखता है और शाम ढलते ही ये भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके में धावा बोल देता है। लोगों का डर तब और बढ़ गया जब ये तेंदुआ उमरगांव पंचायत के छिंदी टोला के एक घर में जा घुसा। इस वक्त घर में देवलाल, उनकी बूढ़ी मां के साथ परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे। जैसे ही इन लोगों ने तेंदुए को देखा, सब भाग खड़े हुए। गांव में चीख पुकार मच गई। फौरन ही इसकी सूचना सिहावा थाना पुलिस को दी गई और वन विभाग की टीम भी पुलिस के साथ वहां पहुंची। लेकिन घर का दरवाजा खोल जैसे ही तेंदुए को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई, वो वन कर्मियों पर ही हमला कर वहां से भाग निकला। अभी वर्तमान में तेंदुआ पास के मक्का बाड़ी में चला गया है। हमने सतर्कता बरती, गांव वालों से बाहर निकलने के लिए मना किया है। रात में प्रकाश की व्यवस्था करें और हमारी गश्ती टीम यहाँ पर जारी रहेगी, गश्ती करती रहेगी ताकि हम जान माल की सुरक्षा कर सकें। बताया जा रहा है कि इससे पहले इस तेंदुए ने रतावा गांव में एक 6 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन परिजनों के शोर मचाने के बाद वो बच्चे को छोड़कर भाग निकला था। उठाने की कोशिश कर चुका था। फिलहाल पुलिस, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तेंदुए की तलाश में जुटे हैं। तेंदुए के पास के ही खेतों में छिपे होने की आशंका है। लोगों से एहतियात बरतने के साथ साथ रात में निगरानी के लिए पुलिस की एक टीम भी बनाई गई है। कई गाँव में वन विभाग के शिकारी डेरा भी डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक तेंदुए के बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हुई है कि वो इस वक्त किस गांव की हदों में छिपा हुआ है। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।